हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त, बढ़िया। एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? हम लोगों को यहाँ पे दो तरीके की तैयारी करनी है, सीयूईटी और बोर्ड। बच्चों, पहला फोकस जो है हम लोगों का वो है बोर्ड एग्जाम पे, और सेकंड फोकस है हम लोगों का सीयूईटी के एग्जाम पे। तो वापस से प्रेरणा मैम केमिस्ट्री फैकल्टी आप लोगों के लिए आज एक कुछ नई गुड इन्फॉर्मेशंस लेके आई है। किस तरीके के आपको फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं मैम फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करें, हम लोग प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। देखो बच्चों, जब भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सबसे मेन पॉइंट जिसको ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि आपको शॉर्ट में यहाँ पे न्यूमेरिकल लेने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको न्यूमेरिकल बेस पे ही यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स को पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, 3 चैप्टर यहाँ पे आप लोगों के आते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक ही आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। तो इन तीनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे आपकी बात करें कि इंट्रोडक्शंस आप लोगों को सबसे पहले सक्सेस के लिए जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है आप लोगों का, कि इन 3 चैप्टर्स पे आपको प्रॉपरली अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 6 की फॉर्मूला कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। अब पॉइंट ये आता है कि मैम 6 की फॉर्मूला कंसेप्ट है क्या? वेट वेट वेट, यहाँ पे प्रेरणा मैम है, प्रेरणा मैम आपको सब कुछ सिखाने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग थ्योरी नहीं लर्न करनी है इस चैप्टर से। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको न्यूमेरिकल पे और बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स पे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है। जब आप इन पे ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे 22 to 23 मार्क्स इन चैप्टर से गेन करेंगे। 3 चैप्टर का वेटेज देखो बच्चों, 20 से 23 मार्क्स तक का है। तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो है आप लोगों का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर बच्चों आपको फॉर्मूला कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मूले पे वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने। अब पॉइंट आता है कि मैम फॉर्मूले कौन से होते हैं? तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो है आप लोगों से इसके अंदर 3 to 5 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट आप लोगों का जो यहाँ पे याद रखना है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों आपको पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4 टाइप्स की होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एक ही आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे से फोकस करना है, विद आपको उनके फॉर्मूले को लर्न करना है, लिख लिख के लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, सेम बॉय बेटा अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर दोनों चीजें आएगी बच्चों, रिवर्स ऑस्मोटिक और आप लोगों का ऑस्मोटिक, दोनों आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है आपको मेरा पॉइंट? देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों आपको पता होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। ठीक है, डेल्टा टीबीसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लोग निकालें, इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट, बेटा यहाँ पे मोलर मास को m2 से रिप्रेजेंट किया गया है। मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात है, केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट एक ही होता है। तो यहाँ पे मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जब आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकालना हो तो ये बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई केबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूटी अपॉन डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू1। क्या मतलब है मैम W2 W1 का? बेटा इन सबका मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो रट लिया है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा थोड़ी ना आएगा कि डेल्टा टीबी ये लिखा है W2 ये है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किसको क्या बोलते हैं, बेटा आपका काम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस पॉइंट्स को यहाँ पे आपका क्या बोला जाता है। अभी वेट, इंतजार करें, आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक और बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ कि
आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही गुड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे है। तो बच्चों चलें जल्दी से यहाँ पे फोकस करें। यहाँ पे आप लोगों का है कि अब आपको अपनी रणनीति किस तरीके से बनानी है। हमें अब बच्चों बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास अब सफिशियंट टाइम है क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले। तो हमें मेहनत भी कम करनी है और मार्क्स भी ज्यादा लेके आने, है ना। कम मेहनत और ज्यादा मार्क्स कैसे पॉसिबल होगा बेटा? अगर आपने साल भर पढ़ा है, पूरा थोड़ा फोकस किया है, तो आपकी वो चीज पॉसिबल होगी। बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब का टाइम क्या है कि कम मेहनत और ज्यादा मार्क्स कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको लंबी थ्योरी को रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई लंबी थ्योरी नहीं पूछी जाती है बच्चों। आप लोगों की जो 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी ई जो आप लोगों का आता है, उनमें भी आप लोगों की 1 2 3 4 ABCD करके कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके 1 1 मार्क्स के ही हो जाते हैं। तो आपको कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रटना है। फर्स्ट पॉइंट आपको इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको केवल 3 चैप्टर पे सबसे पहले फोकस करना है कि 3 चैप्टर आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और वो तीनों चैप्टर है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, जिनका नेम है बच्चों आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि ये जो 3 चैप्टर है बच्चों, इनका वेटेज 22 23 मार्क्स का है, जो कि इजीली आप गेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है बच्चों, बिल्कुल बहुत इजी है। इन चैप्टर्स के अंदर आप पूरे कंप्लीट मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं? तो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको फॉर्मूले पे यहाँ पे जाना है, कंसेप्ट पे आपको जाना है। 22 23 मार्क्स को पकड़ लो बच्चों, कोई चांस ही नहीं होने चाहिए मिस्टेक होने की। फॉर्मूला रटना है, बस आपको फॉर्मूले प्रॉपरली लर्न करने हैं। लेकिन जब आप फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं, ध्यान रखें किसको क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को वहां पे पक्का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता होगा बेटा, तो यहाँ पे आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से 99% चांस है क्वेश्चन पूछने के। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का विलियन, ये आप लोगों का यहाँ पे जो है 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है CUET के अंदर। जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड CBSE बोर्ड के अंदर, ये आपका 7 to 9 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, इसके अंदर फर्स्ट आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास की कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है। इन सब के अंदर मोलर मास को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो मोलर मास को यहाँ पे कैलकुलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास किस किस के कैलकुलेट करने आपको, बॉइलिंग पॉइंट के, फ्रीजिंग पॉइंट के, ऑस्मोटिक प्रेशर के, इन सब के मोलर मास आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। बच्चों क्या होता है, कैसे होता है, आपको पता है जब हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपका कौन प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट, विच इज कॉल्ड विलायक। ठीक है, जो हम लोग ड्रॉप करते हैं बेटा, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब होता है आप लोगों का विलेय। विलेय को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से जो चीज बनती है, विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन, विलियन, इसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का विलियन बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इन पॉइंट को, आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको रफली आपको रिपीट करते हुए रहना है और इन चीजों पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। मोलर मास आपको बेटा कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, क्योंकि मोलर मास का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा ही जाता है। कॉन्सेप्ट है क्वथनांक और हिमांक। बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होता है इनका, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों का। पहले हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब आप लोगों का एलिवेटेड हो रहा है, बॉइल हो रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोल्ड, ठंडा करना, ठंडा मतलब फ्रीज, फ्रीज हो रहा है आपका, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीएफ से। बेटा क्या चेंज है, बॉइलिंग पॉइंट है तो बी और फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एफ का यूज करेंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? यस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को M2 मोलर मास यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। बेटा ये फॉर्मूला सेम जो मैंने अभी आपको बताया, 1000 मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई WT अपॉन डेल्टा TB मल्टीप्लाई W1। ठीक है बेटा, सेम इसके अंदर है 1000, KB की जगह वो KF यूज कर रहे हैं, TB की जगह वो TF यूज कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। जहां जहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग B का यूज कर रहे हैं, वहां पे फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको F का यूज करना है, क्योंकि वहां फ्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे आप बॉइल कर रहे हैं। बाकी सब कुछ बच्चों बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसको आप लोगों का क्या बोला जाता है। जो W2 होता है बेटा, ये होता है विलेय का द्रव्यमान।
मतलब मास ऑफ सोल्यूट, विलेय का द्रव्यमान। जो W1 होता है बेटा वो होता है यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, ये विलेय है और ये विलायक है। क्लियर हुआ? ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, केबी या केफ जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं। भाई केबी आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, केफ आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। बेटा रट लेना है फॉर्मूले को, फॉर्मूले को रटने के साथ इन पॉइंट्स को भी ध्यान देना है कि किसको क्या बोला जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, उन्हें फॉर्मूला तो पता है लेकिन उन्हें यही पता नहीं कि किसको क्या बोला जाता है। तो आप खुद से बताओ, न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे। न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू को रखने के लिए आपको इस चीज को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो प्रेरणा मैम आज यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके आई है कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके 22-23 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्वांटम फैक्टर पे, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफ भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, सबसे मेन चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यदि विलेय आयनिक है जैसे कि NaCl MgCl2 तो फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को भूल जाते हैं, वो आई से मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों के यहाँ पे विलेय जो है आयनिक है जैसे कि NaCl MgCl2 जहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड जनरेट होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, वहां पे आपको क्वांटम फैक्टर मतलब आई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फॉर्मूला हो जाता है आपका डेल्टा TB इक्वल टू आई मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई M। क्या होते हैं ये सब? आई क्वांटम फैक्टर होता है, KB कांस्टेंट होता है, M अभी आपको बताया मोलर मास फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो जहां पे भी आयनिक है वहां पे आपको इस पॉइंट को ध्यान देना है। बच्चों यहाँ पे इसका ग्राफ भी पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट का, आपका दोनों का ग्राफ यहाँ पे पूछा जाता है। बच्चों जब ग्राफ बनाएंगे तो सोलवेंट, ये सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्यूशन, मतलब सोलवेंट के अंदर अब आपने कुछ डाल दिया। यहाँ पे समझेंगे ये बच्चों, यहाँ पे देखें कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों का कुछ सोल्यूट को और डाल देती हूँ तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो आप लोगों का टेम्परेचर होगा वो सोलवेंट के कंपेयर में क्या होगा? हाई होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये TB स्टार है तो ये आपका TB होगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही डेल्टा TB बोला जाता है। दो टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को, अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा TB यहाँ पे आप लोगों का बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों ध्यान रखना है कि आपको भूलना नहीं है कि आयंस जो होते हैं सॉल्ट फॉर्म के अंदर जो होते हैं वहां पे आपको आई से मल्टीप्लाई करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कंप्लीटली इस पे आप लोगों को फोकस करना है। क्लियर है बच्चों? मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा दो तरीके के होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तो और एक होता है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। यूजुअली हम लोग बात जो करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं, लेकिन घर के अंदर जैसे हमारे वाटर प्यूरिफाई वगैरह है वो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर पे वर्क करते हैं। RO मतलब रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे शुद्ध विलायक के प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के प्रेशर को रोकने के लिए सॉल्वेंट की तरफ से एक और प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन जो विलयन का प्रेशर है उसको रोकने के लिए विलायक द्वारा एक दाब आप लोगों का अप्लाई किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स नॉट अ मैथमेटिकल पाई, ये मैथमेटिकल पाई नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स की फॉर्म के अंदर बिल्कुल नहीं लिखनी है। तो क्या होता है पाई? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पाई इक्वल टू होता है आपका CRT। C क्या है बच्चों? C होता है आप लोगों का कंसंट्रेशन, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है आपका टेम्परेचर। बच्चों कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आप मुझे बता सकते हैं? सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो C इक्वल टू क्या होता है? N/V, यही होता है। ओके, N क्या है बच्चों? N है मोल, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो C इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? C इक्वल टू बन गया N का मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 1/V। तो देखो, और ये RT वैसा का वैसा ही रहेगा, तो C की वैल्यू में ये रख सकती हूँ, तो ये V हो गया आप लोगों का। और यहाँ पे इन्होंने M की फॉर्म के अंदर निकाला है, भाई हम लोगों ने यहाँ पे C निकाला ना, तो C की वैल्यू ये रखोगे तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसके अंदर आपसे यूजुअली पूछा जाता है मोलर मास, तो मोलर मास क्या है आप लोगों का? ये मास है और ये मोलर मास है, तो मोलर मास मतलब M2। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W2 RT अपॉन पाई V।
इस तरीके से यहाँ पे ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझाया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यह विधि प्रोटीन और पॉलीमर के लिए क्यों बेहतर है। बच्चों बताओ, जल्दी से सोच के बताओ कि ये विधि प्रोटीन और पॉलीमर के लिए क्यों बेहतर है। क्योंकि यह कमरे के तापमान पर काम करती है और इसमें मोलरता का उपयोग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लर्न करेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे, क्योंकि ये कमरे के तापमान पर काम करती है। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये वर्क करती है और इसमें हम लोगों को मोलरता का उपयोग होता है। मोलरता और मोललता दोनों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स के राजा, भाई हम लोगों ने इसको नाम दिया है, क्या है न्यूमेरिकल का राजा। बच्चों न्यूमेरिकल का राजा है विद्युत रसायन, जहां से क्वेश्चंस पक्का आने हैं। 5 मार्क्स के यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी ये चैप्टर जो है 8 to 9 मार्क्स का है, बाकी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों के पूछे जाते हैं। 19% यहाँ पे बच्चों संभावना है कि प्रश्न जो है क्वेश्चंस आपका नॉन इक्वेशन से ही आएगा। नॉन इक्वेशन रट लेनी है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आप लोगों का क्या होता है 2.303 RT log base 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बिल्कुल याद कर लेनी है। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जो गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बच्चों, ये आपके पास दो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, एक के अंदर जिंक सल्फेट फिलअप है तो दूसरे के अंदर क्या है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे फिलअप है। ठीक है, ये एनोड की रोड है, ये कैथोड की रोड है। बच्चों ध्यान रखना है, एनोड नेगेटिव होगा यहाँ पे और कैथोड क्या होगा पॉजिटिव होगा। दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वोल्टमीटर मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। जो सॉल्ट ब्रिज होती है बच्चों, ये क्या करती है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कंडक्टिविटी का काम करती है। ठीक है, सॉल्यूशन को फ्लो नहीं होने देती है और इसी की वजह से दो तरीके की रिएक्शंस यहाँ पे एनोड और कैथोड पे मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहाँ पे समझते हैं। बेटा जो जिंक है, जिंक का एनोड पे हो रहा है तो यहाँ पे आपको पता है क्या होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे बच्चों आप लोगों का क्या होने वाला है रिडक्शन फॉर्म यहाँ पे आप लोगों की होती है। तो गैल्वेनिक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा फोकस करना है क्योंकि गैल्वेनिक सेल ही आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो सारे यहाँ पे क्लियर करने वाला है। इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना है नॉन समीकरण जो कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई सेल बच्चों, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, आपको पता होना चाहिए ई सेल या ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो बच्चों नॉट लगाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर, कैथोड माइनस एनोड। ओके, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 होता है बेटा। एनोड के आयन अपॉन कैथोड के आयन, एनोड अपॉन कैथोड आप लिख सकते हो, लेकिन जब भी हम लोग रिएक्शंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग आयन फॉर्म के अंदर कंपाउंड को लिखते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया है एनोड के आयन अपॉन कैथोड के आयन। बच्चों रट लेना, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों से, रट लो, इस वाली फॉर्म को रट लो, बिल्कुल आपको प्रॉपर्ली लर्न होनी चाहिए। किस तरीके से आपको स्टेप्स को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको करना है, तो संतुलित सेल अभिक्रिया लिखिए। सबसे पहले जब भी आप इनको सॉल्व करें सबसे पहले बैलेंस इक्वेशंस करें। इक्वेशंस अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस लिखेंगे। एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या को पहचाने, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि जिंक है, जिंक से कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, तो बेटा यहाँ पे ये 0 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, इसके बाद ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। बेटा आपको न्यूमेरिकल के अंदर या तो ई सेल दिया होगा या ई नॉट सेल दिया हुआ होगा, नहीं दिया है तो आपको इनके ई कैथोड और एनोड की वैल्यू गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले से आपको उनको निकालनी है। इसके बाद जो भी वैल्यू सबको आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है और रख के आपको आपके आंसर को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? यस। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करना है। जब आप पूरा प्रॉपर सही से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे तभी आपको आगे बढ़ पाएंगे। बेटा एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं न्यूमेरिकल, फॉर्मूले रख दो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रख दो, कैलकुलेशन लास्ट के लिए छोड़ दो। लास्ट में हमारे पास टाइम है तो हम पूरी प्रॉपर कैलकुलेशंस करेंगे। अदरवाइज स्टेप मार्किंग होती है आप लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ मार्क्स आप लोगों का कटेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उसके चक्कर में हमारे 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो इसलिए कैलकुलेशंस को हम लोग लास्ट में करेंगे, स्पेस आप लोग वहां पे उसके लिए छोड़ देंगे।
कॉन्सेप्ट है बी आप लोगों का बच्चों क्वेश्चंस पूछा जाता है चालकता और कोलराउस का नियम। बच्चों कोलराउस जो है वहां से आप लोगों का ग्राफ भी आता है, तो इसके ग्राफ पे भी आपको पूरा प्रॉपर्ली फोकस करना है। मोलर चालकता जो होती है बच्चों इसको केपएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट चालकता होती है जिसको हम लोग केपवी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मोलर चालकता के अंदर मोल को यूज किया जाता है, इक्विवेलेंट के अंदर हम लोग ग्राम मोल को यूज करते हैं, पर ग्राम को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, केपएम इक्वल टू ये होता है आपका कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है पहले भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मोलर चालकता, चालकता और मोलरता के बीच में यहाँ पे आप लोगों को संबंध है, ये आपके इन तीनों के बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोलराउस का नियम, बेटा कोलराउस का जो नियम है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही वर्क करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड और वीक बेस, नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इट्स वर्क ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड में क्या होता है CH3COH होता है। ठीक है, और केपएम इंफिनिटी या केपएम 0 ज्ञात करना होता है, मतलब आप लोगों को मोलर चालकता ज्ञात करनी है मैक्सिमम लेवल पे। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल पे मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आप लोग वीक को यूज करते हैं, क्योंकि बेटा जब वीक को डिसोसिएट करवाएंगे तो वो आयंस फॉर्म के अंदर टूट जाएगा, बट 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अगर इसी की जगह अगर मैं स्ट्रॉन्ग ले लेती बेटा तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आप लोगों का 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इसलिए पॉइंट्स को ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको इस पॉइंट पे प्रॉपर्ली फोकस करना है। जो कंसेप्ट सी है इसी चैप्टर से आपका गिब्स ऊर्जा और साम्यावस्था पे आप लोगों को फोकस करना है। गिब्स ऊर्जा जो होती है बच्चों डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा जी नोट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन क्या होता है चार्ज होता है, एफ फेराडे कांस्टेंट होता है, और ई नोट सेल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोड। आप लोगों को पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी नोट इक्वल टू अगर लॉग फॉर्म के अंदर सॉल्व करते हैं बेटा तो 2.303 RT log बेस 10 kC यहाँ पे आप लोगों का हो जाता है, अगर लॉग फॉर्म के अंदर आपको गिवन है। जस्ट लाइक कि आप लोगों से इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर मतलब केसी पूछा जाता है। केसी क्या होता है, केसी होता है बच्चों आप लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल फोकस करना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, फोकस करना है बच्चों। प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों को कि साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्पेशली डेल्टा जी में डेल्टा जी जो स्टार्ट होता है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, लेकिन ये आप लोगों के ई पे या ई पे डिपेंड करता है। ई नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ई पॉजिटिव है तो डेल्टा डी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे आप लोगों को सेल काम कर रहा है ऋणात्मक। डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव है तो सेल आपका काम कर रहा है, डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव नहीं है तो सेल यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इस पॉइंट को यहाँ पे फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। बेटा यहाँ से जो है 3 मार्क्स का आप लोग टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे आप लोगों का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का। तो डेरिवेशन भी आप लोगों को यहाँ पे लर्न होना चाहिए विद यूनिट्स, कि इनकी यूनिट क्या होगी ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन की यहाँ पे आपका टाइम और दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट की गणना करना यहाँ पे हम लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रेट कांस्टेंट और टाइम के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, किस तरीके से उनको कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से लर्न करने हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रथम कोटि वाली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं बच्चों। इसका जो फॉर्मूला होता है टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 R0 अपॉन R। ठीक है, R0 अपॉन R मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये इसका यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है। इसी के अंदर अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ टी हाफ भी आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाता है। टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। बेटा कैसे आया डेरिवेशन, जब हम लोग पूरा प्रॉपर करते हैं तो वहां पे हम लोग सारी वैल्यूज के बारे में आपको बताते हैं, तो वहां से ये वाली फॉर्मूला आप लोगों का आता है। ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिद्ध करें कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का 2 गुना है, और एक आपका टी हब की गणना करें। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का 2 गुना है। मतलब कौन सी इक्वेशंस वर्क करेगी बच्चों? अरेनियस इक्वेशंस यहाँ पे आप लोगों की वर्क करेगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल फोकस करना है। अरेनियस कंसेप्ट, जो अरेनियस इक्वेशन से ये आप लोगों के तापमान पे डिपेंड करती है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ये यहाँ पे शो करती है। बेटा यहाँ पे 2 तरीके की आपके पास कंसेंट्रेशन से log K2 अपॉन K1 फॉर्मूला कंबाइन करके जब हम लोग डेरिवेशन के साथ इसका फॉर्मूला करते हैं तो वो होता है आपका E अपॉन 2.303 R। टी नहीं होगा यहाँ पे, टी फॉर्म के अंदर चलेगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बच्चों इसका जो होता है ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में हम लोग यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं सॉरी। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम में धीरे 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 जाके वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर आ जाता है। प्रोडक्ट अपोजिट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये आप लोगों का यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवल एक्टिवेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द रिएक्शंस को इंक्रीज बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिस एनर्जी पे आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्म बनाना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है सबको? यस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपको लर्न करना है। चीट शीट। हाँ भाई वैसे तो टीचर चीटिंग करना बिल्कुल नहीं सिखाते, तो मैं चीटिंग क्यों नहीं सिखा रही हूँ आपको, बट मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक चीट शीट बनाओ जो कि एग्जाम में जाने से पहले बाहर फेंक के जानी, लेके नहीं जानी अंदर बिल्कुल। तो उस चीट शीट को क्या करना है आपको, एग्जाम में जाने से पहले उसको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर्ली पढ़ना है कि क्या क्या प्रेरणा मैम ने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। तो सबसे पहली चीज, जो अक्सर नंबर कटवाते हैं उन्हें यहाँ पे ध्यान रखने बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे नियतांक वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है आपका 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, पता होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर, आर क्या होता है आपका एनर्जी, मतलब जहां पे हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। काइनेटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, दोनों के अंदर इसका यूज है। यूनिट रट लेना, जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी यहाँ पे यूनिट होती है। वैल्यू ऑफ आर सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अगर आपसे आर पूछा जाएगा तो बच्चों वहां पे होगा 0.0821। ऐसा क्यों मैम, यहाँ पे ये यहाँ पे है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिट चेंज है। बच्चों यहाँ पे देखो लीटर एटम सॉरी एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, जबकि यहाँ पे जूल केल्विन इनवर्स है। तो याद रखना है अगर यूनिट आर सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन से तो 0.0821 रखनी है, यूजुअली वहीं से पूछी जाती है। और अगर आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है बच्चों तो 8.31 यहाँ पे आपको फोकस करना है। क्लियर? फेराडे कांस्टेंट, बिल्कुल फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है, मोल इनवर्स, ये यहाँ पे इसकी फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो कि आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा आप लोग केल्विन के अंदर लेंगे, डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा आपको हमेशा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर देना। एग्जैक्ट 273.15 होता है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट लेके चलते हैं, तो ऑलमोस्ट के अंदर बच्चों आपको यहाँ पे 273 पे इसको कर देना है। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये वाले पॉइंट्स आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि हमें चाहिए इन 3 चैप्टर से 20 to 23 मार्क्स, तो कोई मिस्टेक का चांस नहीं होना चाहिए बच्चों। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आगे आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, बस बिल्कुल बिल्कुल एंड वीडियो खत्म होने वाली है, बिल्कुल फोकस पूरा आप लोगों को इधर करना है। लास्ट फाइनल प्रो टिप्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्या है ये ट्रिप आपकी, कैलकुलेशन अंत में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया, कैलकुलेशंस आपको लास्ट में करनी है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। फॉर्मूला पुट करे, वैल्यूज को रखे, जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है हल्की फुल्की वो करे, ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं फंसेंगे। कैलकुलेशंस के चक्कर में हम लोग हमारे पीछे वाले जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो कैलकुलेशंस को बाद में करेंगे, स्टेप मार्किंग यहाँ पे आपको होती है। लॉग टेबल वैसे तो एग्जाम के अंदर दी हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको लॉग 2 जिसकी वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 3 जिसकी वैल्यू होती है 0.4771, लॉग 5 0.6990, 0.6990, ये 3 वैल्यू लॉग 2, लॉग 3 और लॉग 5 बच्चों आप लोगों को लर्न करके रखनी है। नहीं लर्न करेंगे फिर से दिक्कत होगी, वैसे वो आपको देते हैं बट बाई चांस लॉग 2, 3 और 5 का पॉसिबल है वो आपको ना दे,
ठीक है। अब मैम आपने log 4 कहाँ गायब कर दिया, अरे log 4 कहाँ गायब कर दिया, ये क्या बात हो गई। log 4 का मतलब क्या हो गया, log 2 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की तो मुझे आती है ना, log 2 की क्या है 0.3010। इसलिए मैंने 4 की नहीं लर्न करवाई है। लर्न किसकी करवाई है हम लोगों ने आपको, 2 की, 3 की और 5 की। स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि कैलकुलेशन अंत में करेंगे। फिर से बेटा सारे वही बोले, पहले सारे वैल्यूज को फॉर्म में पुट करेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो ये पॉइंट्स आपको बार बार बोला जा रहा है, बार बार लिखा जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है। तो मैं किसी भी बच्चे का लास्ट में ये नहीं सुनूंगी कि मैम हमारे तो कैलकुलेशंस के चक्कर में पीछे के क्वेश्चन छूट गए, नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है। और हम सभी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करनी है, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया उनका बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ, हिमालय एजू हब बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए 2 फेब से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लासेज, एमसीक्यू यहाँ पे लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे आप लोग लाइव बिल्कुल फ्री में इसको देख सकेंगे। और बहुत ही जल्दी आपके आफ्टर दी आपके एग्जाम्स के बाद CUET का नया बैच यहाँ पे आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस करवाया जाएगा और CUT एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज होगी सेम, तो आप लोग बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। पहले अपने बोर्ड पे फोकस कीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट CUT का है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू बच्चों।